हेलो फ्रेंड्स, आज 16 फरवरी का डिस्कस करते रहे हम जनसत्ता। और जैसे कि बड़ी दुखद खबर है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हो गई है और जहां जो आधिकारिक आंकड़ा है तो 15 लोगों की मौत हो गई है। देखो, ये भी एक तरीके से इस चीज़ पर भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि भगदड़ से बचने की क्या उपाय सुझाए जाने चाहिए। इस पर भी आने वाले दिनों में कई आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, फिर आपसे ये सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं। अमेरिका से निकाले गए 116 प्रवासियों का दूसरा जत्था पहुंचा। पंजाब में निर्वासित को लाए जाने पर सियासी कर्मचारी मानने के इन पर सवाल उठाए, बाकी तो पॉलिटिकल है। यानी कि अमेरिका लगातार जो है भेज रहा है। एक इंपॉर्टेंट है, देश के पश्चिमी घाट क्षेत्र से मिली रंगीन सितारों वाली मछली। ग्रेटर मेकोंग नदी बेसिन में मिला नुकीले दांत वाला पिशाच-शाही जीवों की 7 नई प्रजातियां मिली, एक की खोज भारत में की गई। इसमें से पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और देख लेते हैं इसमें क्या खास बात है, क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ें हैं। पिछले वर्ष दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने विभिन्न जीवों की 7 नई प्रजातियों की खोज की है। इसमें छिपकली की एक प्रजाति भारत के दक्षिण पश्चिमी घाट में पाई गई है। भाई, जो हमारे वेस्टर्न घाट है, आप सभी जानते हैं यह कितनी विविधता है, कितनी डाइवर्सिटी है। तो यहाँ नई नई प्रजातियाँ हमें मिलती रहती हैं। इसकी खासियत यह है कि इसके शरीर पर सितारनुमा रंगीन धारियां हैं जो इसे बेहद आकर्षक बनाती है। वैज्ञानिक हर साल जीवों की नई प्रजातियों की खोज करते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि अपने आसपास की दुनिया के बारे में अभी कितना कुछ जानना बाकी है। पिछले वर्ष वैज्ञानिकों ने हेजहॉग शाही की एक नई प्रजाति हेजहॉग वेम्पायर पिशाच शाही की खोज की है जो ग्रेटर मेकोंग क्षेत्र में पाई गई है। यह विशेष क्षेत्र 6 देशों में फैला हुआ है, जिसमें चीन है, म्यांमार है, लाओ पीडीआर है, थाईलैंड है, कंबोडिया है और वियतनाम शामिल है। इस शाही के नुकीले दांतों के कारण इसे वेम्पायर पिशाच उपनाम दिया गया है। इस कारण यह प्रजाति सबसे दिलचस्प खोजों में से एक बन गई है। ठीक है, इस तरह छिपकली की नई प्रजाति स्टारी नाइट गेको को पता लगाया गया है। यह एक रंगीन छिपकली है और इसे भारत के दक्षिण पश्चिम घाट में देखा गया है। इसके शरीर पर सितारनुमा रंगीन धारियां इतनी कलात्मक व आकर्षक हैं कि जर्नल प्रकाशक मैनसॉफ्ट ने इसे वर्ष 2024 की नंबर 1 नई प्रजाति के रूप में स्थान दिया है। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने अमेजन के जंगलों में मछली की एक खास प्रजाति खोजी है। लॉर्ड सेरोन पिरहाना नामक यह मछली शाकाहारी और छोटे आकार की है। मध्य चिली और पेरू में गुंजन पक्षी की एक नई प्रजाति भी मिली है जिसे दक्षिण विशाल गुंजन पक्षी का नाम दिया गया है। इसे दुनिया में गुंजन पक्षी की सबसे बड़ी प्रजाति माना जा रहा है। इसे विशाल पक्षी का अब जाकर पता लगने से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कई बड़े जीव अब भी मनुष्य की नजरों से छिपे हो सकते हैं। अभी पता नहीं कितने जीव होंगे, छिपे होंगे। विज्ञानियों ने उत्तर पूर्वी वियतनाम में मगरमच्छ की एक नई प्रजाति काओ बेंग न्यूट की खोज की है। यह सामान्य मगरमच्छ की प्रजाति से छोटा है और इसके शरीर पर बोनी लकीरें और गांठ जैसे मस्से होते हैं जिससे यह मगरमच्छ जैसा दिखता है। यह काले रंग का होता है और इसके पैर की उंगलियों पर चमकीले नारंगी रंग के सिरे होते हैं जो इसे देखने में आकर्षक बनाते हैं। ठीक है, चलिए फिर अब इसमें देखते हैं और इसमें क्या है हमारा। ये हमारा हो गया बाकी। अब आज आर्टिकल इतने नहीं है, कुछ ज़्यादा ख़ास इसमें आर्टिकल हमें देखने को नहीं मिले। तो जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। यानी कि भगदड़ वाला जो मामला बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है, तो इसके उपाय कहीं ना कहीं सरकार को करने होंगे ताकि आगे से ऐसा ना हो। चलिए एक देखते हैं, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में पश्चिमी देशों में क्या कहा है जयशंकर जी ने। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में पश्चिमी देशों को एस जयशंकर ने नसीहत दी और कहा है जो कहते हो उसका पालन करो। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकतंत्र को पश्चिमी विशेषता मानने को लेकर पश्चिमी देशों पर कटाक्ष किया और उन पर आरोप लगाया है कि वे अपने देश में जिस चीज़ को महत्व देते हैं उसका विदेशों में पालन नहीं करते। जयशंकर ने शुक्रवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में एक और दिन वोट करने के लिए जिए लोकतांत्रिक लचीलेपन को मजबूत करना शीर्षक पर एक पैनल चर्चा में टिप्पणियाँ की। ठीक है, उन्होंने यह भी कहा कि यदि आप चाहते हैं कि अंततः लोकतंत्र कायम रहे तो यह महत्वपूर्ण है कि पश्चिम के बाहर के सफल मॉडल लोकतंत्र को अपनाएं। पश्चिमी क्या करते हैं, ये बाहर नहीं देखते जाते हैं। जयशंकर के अलावा पैनल में नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहार स्टोर, अमेरिकी सीनेटर एलिसा स्लोटकिन और वार्सा के मेयर रफाल ट्राजस्कोवस्क शामिल थे। विदेश मंत्री ने कहा कि एक समय था, मुझे पूरी ईमानदारी से यह कहना होगा, जब पश्चिमी लोकतंत्र को पश्चिमी विशेषता मानता था और वैश्विक दक्षिण में गैर लोकतांत्रिक ताकतों को भी प्रोत्साहित करने में व्यस्त था। अब यह भी है कि आप घर पर जो कुछ भी महत्व देते हैं आप विदेश में उसका पालन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं समझता हूं कि शेष वैश्विक दक्षिण अन्य देशों की सफलताओं, कमियों और प्रतिक्रियाओं को देखेगा। भाई देखो, जयशंकर ने क्लियर कट कहा है कि भाई ये दोगलापन बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना,
कि आपके देश में हो तो कुछ नहीं करते, दूसरे देश में कुछ हो जाए तो उसमें वो आप क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत हमारे सामने आने वाली सभी चुनौतियों के बावजूद, यहाँ तक कि कमाई के बावजूद, लोकतांत्रिक मॉडल के प्रति वफादार रहा है, जो कि दुनिया के हमारे हिस्से में देखने को मिलता है। हम लगभग एकमात्र देश जिसने ऐसा किया है। जयशंकर ने यह भी कहा कि मैं एक अपेक्षाकृत निराशावादी पैनल में आशावादी नजर आया। मैं अपनी उंगली उठाकर शुरुआत करूंगा और इसे बुरा मत मानिए। यह तर्जनी उंगली है। यह जो निशान आप मेरे नाखून पर देख रहे हैं वह उस व्यक्ति का निशान है जिसने अभी अभी मतदान किया है। यानी कि आपने देखा होगा जयशंकर की एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने उंगली उठाकर जो है क्रिटिसाइज किया था। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी को निदेशक डीएनए तुलसी गबार्ड ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में स्वागत करना सम्मान की बात है। वह दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत करने की दिशा में काम करने को लेकर तत्पर हैं। मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए अमेरिका पहुंचे थे और इसके कुछ घंटों बाद ही गबार्ड ने मोदी से मुलाकात की थी। अभी बताया गबार्ड जो है ये लेडी अभी अभी यूएसए में चुनी गई है एजेंसी के लिए। गबार्ड ने एक्स पर लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में स्वागत करना सम्मान की बात है। मैं अमेरिकी भारत मैत्री की ओर मजबूत बनाने के लिए तत्पर हूं। गबार्ड से मुलाकात के बाद मोदी ने उन्हें भारत अमेरिका मित्रता का प्रबल समर्थक बताया। मोदी ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट किया कि वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की है। ये राष्ट्रीय खुफिया निदेशक हैं CIA की, जो अभी बनाई गई है। इनकी नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी। भारत अमेरिका मित्रता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जिसकी यह हमेशा से प्रबल समर्थक रही है। चर्चा में आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और बढ़ते खतरों से निपटने के लिए खुफिया सहयोग बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। सीनेट की ओर से गबार्ड की नियुक्ति की पुष्टि के बाद बुधवार को उन्हें ओवल ऑफिस में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक पद की शपथ दिलाई गई। ठीक है, चलो आगे चले। हमास लगातार इजराइल बंदियों जो कैदी हैं उनको रिहा कर रहा है और कहीं ना कहीं ये मामला जो है हमारा होगा। फिर एक हमारा प्रधान न्यायाधीश ने एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो संजीव खन्ना जी हैं, उन्होंने हाल ही में स्टेटमेंट दिया है कि अदालत ही सब कुछ नहीं कर सकती, मध्यस्थता ही सबसे बढ़िया तरीका है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने शनिवार को कहा कि सभी विवाद अदालत और मुकदमेबाजी के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं तथा उन्हें इस बात पर जोर दिया कि मध्यस्थता समस्या के निवारण का तरीका है, क्योंकि ये रचनात्मक समाधान प्रदान करता है और संबंधों को मजबूत करता है। देखो, जब भी कोई आपसी कोई समाधान होता है उसमें एक बिचौलिया होता है या डायरेक्ट भी कभी कभी बात हो जाती है तो उससे और संबंध मजबूत होते हैं, शांति भी बनी रहती है। तो चीफ जस्टिस का यही मानना है कि कोशिश करें कि जो इतने गर्म मुद्दे हैं, है ना, जो बहुत ही इंडिया लेवल पे मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे होते हैं, उन्हें मध्यस्थता की तरह सुलझाया जाए। नागपुर में महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि प्रत्येक मामले को कानूनी मुद्दे की नज़र से नहीं बल्कि एक मानवीय पहलू के रूप में देखा जाना चाहिए। भारतीय कानूनी सहायता का स्वरूप शायद दुनिया में सबसे मजबूत है, जहाँ सभी हितधारकों की सहायता दी जाती है। सभी विवाद अदालत, मुकदमेबाजी या यहाँ तक कि मध्यस्थता के लिए उपयुक्त नहीं होती। मध्यस्थता समस्या के निवारण करने का वह तरीका है जो हमें विवाद के समाधान से कहीं अधिक उपाय प्रदान करता है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह रचनात्मक समाधानों के द्वार खोलता है। इस मार्ग को चुनकर हम न केवल संघर्षों की कुशलतापूर्वक हल करते हैं बल्कि लोगों और व्यवसायों के भी संबंधों को भी मजबूत करते हैं। वकील समस्या समाधान करता होते हैं जिन रचनात्मक समाधान प्रदान करना होता है जो समस्या के कानूनी और मानवीय दोनों आयामों को संबोधित करते हैं। जैसे जैसे हमारी समस्याएं और अधिक गतिशील होती जा रही हैं, उनके समाधान की आवश्यकता और अधिक लचीली होनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने सभी से परंपरा से हटकर सोचने और न्याय प्रदान करने को किफ़ायती और समयबद्ध बनाने के लिए अपने दायरे को व्यापक बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी ऐसी चुनौतियों का सामना कर रही है जिनकी हमारी पूर्ववर्तियों ने शायद ही कल्पना की होगी, जैसे जलवायु परिवर्तन, जो न केवल हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है बल्कि मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय के मूल ढांचे के लिए भी खतरा है। साथ ही डिजिटल विकास, गोपनीयता, सुरक्षा और मानवीय संपर्क की प्रकृति के बारे में अद्भुत प्रश्न उठाता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खुद नई प्रौद्योगिकी व सामाजिक गतिशीलता द्वारा नया रूप ले रहा है। ये सिर्फ अमूर्त समस्याएं नहीं है, ये मानवता, मानवीय गरिमा और स्वतंत्रता के लिए बहुत ही बुनियादी चुनौतियां हैं जिनके लिए समाधान की आवश्यकता है। अच्छा, उन्होंने आप क्या लगता है ये क्यों कहा होगा? तो अभी आपने देखा होगा कि पूजा स्थल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत याचिकाएं दायर हुई हैं और जो सिविल कोर्ट होते हैं और जो जिला कोर्ट होते हैं उनमें बहुत याचिकाएं दाखिल हुई थी और सब में जो है जो निचली अदालत के कोर्ट है उन्होंने जांच के आदेश दे दिए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। पूजा स्थल अधिनियम संबंधी याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जो 1991 का जो
पूजा स्थल अधिनियम है उस पर कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट पूजा स्थल विशेष प्रावधान 1951 संबंधी याचिकाओं पर 17 फरवरी यानी सोमवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट की वेबसाइट पर 17 फरवरी के लिए अपलोड की गई कार्यसूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार, न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। यह अधिनियम किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप में परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाता है। कानून में किसी स्थान के धार्मिक स्वरूप को 15 अगस्त 1943 के अनुसार बनाए रखने की बात कही गई है। बहरहाल अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुद्दे संबंधी विवाद को एक दायरे से बाहर रखा गया था। कोर्ट पूजा स्थल कानूनी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अनुरोध वाली एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर विचार करने पर 2 जनवरी को सहमत हो गया था। देखो, जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उन्होंने भी याचिका दायर की थी। देखो, ये जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 है, ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 पर जो पूजा स्थल जैसा था वैसा ही बना रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ठीक है, इसमें जो अयोध्या वाला मामला था इसको इससे बाहर रखा गया था, वो तो अब सॉल्व हो चुका है। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि हाल ही के कुछ महीनों में, 1 साल के अंदर बहुत सारी याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिसमें ये पुरानी जो मस्जिदें हैं इस पर दावा किया गया है कि यहाँ पर मंदिर हुआ करते थे। अजमेर में भी है और एक संभल में भी है, उस पर भी विवाद है ना। तो ये सब याचिकाओं पर इनकी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कहा है कि भाई पहले हम ये पूजा स्थल अधिनियम है, पहले हम इसकी जाँच करेंगे, पहले हम इसकी थोड़ा सा और रिव्यू करेंगे कि याचिकाएं दाखिल हो रही थी और फाइनल हम फैसला दे देंगे। और आई थिंक 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ये शुरू कर रहा है और आई थिंक एक ऐसा फैसला जरूर आएगा जिससे फिर सुप्रीम कोर्ट समझदारी पूर्वक इन सारी याचिकाओं को वापस बंद कर देगा और कहीं ना कहीं देश में के लिए अच्छा होगा। चलिए जी, आगे देख लेते हैं आगे क्या है हमारा। एक आर्टिकल आई थिंक और बचा है, बाकी तो सारे पॉलिटिकल आर्टिकल हैं, वो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें पॉलिटिकल आर्टिकल नहीं पढ़ने हैं क्यों, है ना। ये भूमिका है तो ये ज़्यादातर ये पॉलिटिकल आर्टिकल देते हैं तो मैं इनका प्रेफर नहीं करता हूँ। तो चलो ये पढ़ लेते हैं ज़रा। बहुराष्ट्रवाद, वैश्वीकरण और भाषा, ये क्या चीज़ है ना। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या है। खुले बाजारों में अपनी संभावनाएं तलाशता बहुराष्ट्रवाद धीरे धीरे वैश्वीकरण की मुख्य पहचान बनता गया है। पर हकीकत यह है कि मौजूदा वैश्वीकरण का क्षेत्र विस्तार अगर विश्व बाजार के रूप में हो रहा है तो उसकी सीमा नव राष्ट्रवाद के रूप में सिर उठा रही है। मंजिल और यथार्थ के बीच अभी बहुत फासला है, फिर भी जिसे हम विश्व बाजार की जमीन पर खड़े विश्ववाद के भव्य प्रसाद की तरह देखना चाहते हैं, वह कम से कम मीडिया के भाषा बाजार के रूप में जरूर एक हकीकत बनकर उभरा है। आधुनिक काल के वैश्वीकरण के पीछे एक वैज्ञानिक औद्योगिक क्रांति खड़ी थी, इसलिए वह मध्यकाल के वैश्वीकरण के मुकाबले में ज़्यादा शहरी भी था, व्यापक भी। फिर यह जल्द ही साम्राज्यवादी मंसूबों की ताकत बनकर सामने आया। अपने इस स्वरूप में वह 3/4 दुनिया को अपनी वैश्विक गुलामी में ले जाने वाला हो गया है। इसलिए शेप दुनिया के लिए वैश्वीकरण एक आरोपित वस्तु बन गया है। इसे हम आधुनिक वैश्वीकरण का मुख्य अंतर्विरोध कह सकते हैं। भाई आपने देखा होगा कि चीन एक साम्राज्यवाद देश है, वो किस तरीके से पूरे विश्व के अंदर अपने बिजनेस को फैलाता जा रहा है, लेकिन क्या आप उसकी मंशा देखते हैं, क्या है विस्तारवादी मंशा है उसकी। अब हम मीडिया की भाषा में बाजार की वजह से पहली दफ़ा ठोस और व्यवहारिक होती वैश्विकता को देख रहे हैं। यह वैश्वीकरण हमें एक नई विश्ववादी विमर्श में उतरने की चुनौती दे रहा है। इस चुनौती के बरक्स हम अपने अतीत के अनुभवों से कुछ सीखने का विनम्र दावा जरूर पेश कर सकते हैं। बेशक वह आज के मुकाबले में अमूर्त, प्रतीकात्मक या केवल अनुष्ठानिक तक लग सकता है। वैश्वीकरण का बाजारवादी रूप मुख्यतः बहुराष्ट्रवादी है। बहुराष्ट्रीय गठबंधन आर्थिक और राजनीतिक हितों की साझेदारी का बाजार खड़ा करते हैं। यह साझेदारी पिछली सदी के सामरिक गठबंधों की जरूरत और उसकी सियासत के मुकाबले में ज़्यादातर अनेक परतों वाली और पारस्परिक परिवर्तनीय है। यूँ सामरिक गठबंधों को भूमिका भी बदले हालत में विभिन्न तरीके से बनी हुई है। जहाँ खुलता हुआ बाजार इन सामरिक गठबंधों के हितों में विरोध में जाता है, वहाँ आर्थिक प्रतिबंधों की सियासत का सहारा लिया जाता है। दूसरे बाजार के जरिए कमजोर देशों की आर्थिकता और राजनीति दोनों को नियंत्रित करने के लिए यह बाजार एक नव उपनिवेशिक भूमिका भी इख्तियार करता है जो कमजोर देश हैं। तथापि देशों और उनकी मुद्राओं की सरहदें अब राष्ट्रीय राजनीति के अधिकार क्षेत्र से बाहर होती जा रही हैं। इस तरह राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय यथार्थ के बीच एक द्वंद्वात्मक रिश्ता दिखाई देने लगा है और वह जो मीडिया की भाषा का बाजार है वह इस रिश्ते की भी पार जाने का संकेत दे रहा है। दरअसल जब हम मानव चेतना के उत्पादन की तरह देखते हैं तो उसके लिए कच्चे माल का काम करती है भाषा।
मीडिया भाषा के दृश्य और श्रव्य रूपों से होता हुआ अन्य इंद्रियों के भाषा संसार में उतरने की तैयारी भी कर रहा है। मीडिया भाषा के उत्पादित रूपों के लिए एक माध्यम की भूमिका निभाता है, पर मार्शल मैकुलन माध्यम के संदेश हो जाने की स्थिति को भी विचारने मानते हैं। मिशेल फूको इस तर्ज पर भाषा की ज्ञान की शक्ल में हुए उत्पादन को सत्ता के साथ बंधी वस्तु मानते हैं। उनके लिए उत्पादित भाषा और चेतना सत्ता के ज्ञान या ज्ञान की सत्ता से उपजने वाली वस्तुएं हैं। पर ज्ञान की दुनिया जटिल है, वह भाषा के संस्कृति जुड़े पहलू को केंद्र में लाती है। समाजवादी चिंतक मीडिया के संस्कृति उद्योग हो जाने के पहलू पर केंद्रित होकर भाषा और चेतना के रिश्तों की व्याख्या कर रहे हैं। दरअसल जहां परिवर्तन दिखाई दे रहा होता है वहां हमारी सोच और समझ उस पर हमेशा जरूरत से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बेशक इस दिशा में बढ़ रही हमारी समझ हमें नई दृष्टियां प्रदान कर रही है। और इसमें एक और बात है जो नजरअंदाज होती जाती है कि बाजार की ज़रूरतों के मुताबिक मीडिया द्वारा जिस भाषा और संस्कृति का चेतनामूलक पुनरुत्पादन होता है वह उनके एकांश को ही अपने गांव साँचे में ढालता है। अधिकांश में भाषा संस्कृति पहले से उपलब्ध चेतना रूपों द्वारा अपना लोकधर्मी अंतर विकास करना जारी रखती है। ज़्यादातर तो भाषा संस्कृति जीवन की यथार्थ रंगमंच पर अपनी खुद की रफ्तार से आगे बढ़ रही होती है। विश्ववादी चेतना मीडिया की भाषा के रूप में जिस जलधारा का रूप लेती है उसे भाषा संस्कृति के समुद्र का विकल्प नहीं कहा जा सकता। मौजूदा भाषा बाजार की दो खासियतें, एक है कि वह जन चेतना को नियंत्रित करने वाले तंत्र का विकास करती है, वह उपभोक्ताओं को समाज की अपनी इच्छा और ज़रूरतों की तरह लाता है। इस तरह वह लोगों को बहुराष्ट्रीय बाजार के उत्पादों को गुलाम बनाता है। इस गुलामी की सच्चाई को वह अपने ग्लैमर की लुभाने वाली चकाचौंध से ढांच छुपाए रहता है। इसकी दूसरी खासियत अपने सत्तावादी नजरिए को बनाए टिकाए रखने में ताल्लुक रखती है। इसके लिए भाषा बाजार प्रतिस्पर्धा को जीवन के बड़े से बड़े मूल्यों की तरह पेश करता है। इससे विकास और प्रगति के नाम पर लोगों के बड़े छोटे आगे पीछे विभाजित करने में मदद मिलती है। उसकी सत्ता शीर्ष पर खुद को बनाए रखने के लिए विश्वसनीय आधार पा लेती है। औपनिवेशिक मंडिया और पश्चिमी संस्कृति की पिछले दौर की विजय की यह अगला चरण है। मीडिया का भाषा बाजार इस नए दौर की नव उपनिवेशित को घिराने वाला कारगर माध्यम बन गया, पर इसी भाषा बाजार की सेंधों से भीतर दाखिल होकर जनभाषाएं अपनी नई अभिव्यक्ति के लिए भी जगह पा रही हैं। हिंदी का भाषा बाजार अभी स्थानीय और राष्ट्रीय सीमाओं से बंधा हुआ है, अधिक प्रतीत होता है। मीडिया के वैश्विक संसार में पैर पसारने और जमाने के लिए उसके पास अगर कोई ज़मीन है तो उसका संबंध जन भाषाओं के विकल्प का संभावना से है। जैसे जैसे मीडिया का भाषा संसार खुलेगा, जन भाषाओं को प्रतिनिधित्व पाने का उतना ही अधिक अवसर मिलेगा। ठीक है, ये वैश्वीकरण के लिए एक आर्टिकल था। बाकी हमारा एक आर्टिकल हो रहा है समाज कल्याण बनाम खैरात। यहाँ पर फ्री वाली जो चीज़ें उनके बारे में कहा गया है ना, तो ये इतना खास नहीं है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 16 फरवरी का भी आर्टिकल हमारा हो गया है। इसके बाद एक वीडियो गेम वाला है, ये बच्चों को की दुश्मनी वीडियो गेम, बच्चों का दुश्मन वीडियो गेम। तो भैया वीडियो गेम में वीडियो गेम से बच्चों को बचाना है। इसमें थोड़ी सी इसके उपाय बताए गए हैं कि आप किस तरीके से, तो उपाय हम देख लेते हैं। इस तरह आदत छुड़ाएं, बच्चों से अधिक बात करने की कोशिश करें और घर में फ़ोन का इस्तेमाल बेहद कम करें। बच्चों से प्यार से बात करें। भाई आपको अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे गेमिंग से दूर रहें, मोबाइल से दूर रहें, तो आपको ये काम करने हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है। ठीक है, फ़ोन का इस्तेमाल खुद भी कम करना है, बच्चों से भी कम करवाना और उनसे प्यार से बात करनी है। घर के कामों जैसे बागबानी, रसोई घर में बच्चों के साथ काम करें। और जब भी आप घर का कोई काम करें, जैसे पेड़ों में पानी देना या किचन में कुछ खाना बनाना, तो बच्चों को अपने साथ लगाएं। बच्चों से एकाएक मोबाइल लेने की कोशिश ना करें, बल्कि उसका इस्तेमाल कम करने के तरीके अपनाएं। ऐसा ना करो कि बच्चा मोबाइल चला रहा है, उसके हाथ में से मोबाइल छीन जाए, उसको थप्पड़ मार दें, नहीं, ऐसा नहीं। उसको कि अल्टरनेट तरीके जरूर बताएं, जिससे वो बच्चे का ध्यान वहाँ से हटना शुरू हो जाए। तो चलिए, ये था 16 फरवरी का आर्टिकल। कल 17 फरवरी हम नए आर्टिकल के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए